Hello students, today we will discuss a very important principle of molecular biology and that is known as central dogma. ठीक है, हम लोग जब बोर्ड्स की कॉपीज़ का एवेल्यूशन वगैरह करते हैं तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है इस टर्म को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं. ठीक है, जबकि ये जो टर्म है सेंट्रल डॉगमा, ये पूरा जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका बेस तैयार करता है. क्लियर? तो इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कई बार कि जो आपका जो नीट या जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें हर साल ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी रूप में जो है आपसे पूछा जाता है. क्लियर? सो आई होप कि इस लेक्चर के बाद आप आने वाले एग्जामिनेशंस में जो सबसे पहले जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे वो सेंट्रल डॉगमा होगा. क्लियर? तो चलिए अगर मैं एक लाइन में बात करूं कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, इट इज़ नोन एज सेंट्रल डॉगमा. अगर एक लाइन में अगर सिंपल हम बात करेंगे तो प्रोटीन का निर्माण डीएनए के द्वारा कहलाता है सेंट्रल डॉगमा. ठीक है, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी आता है जहां पर डीएनए पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और फिर एमआरएनए से जो है प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, फ्रांसिस क्रिक 1957 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी. फ्रांसिस क्रिक वही हैं जिन्होंने वॉटसन के साथ मिलकर के डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था. ठीक है, कौन से डीएनए का? बी डीएनए का. तो डीएनए और आरएनए के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या कहा था कि द जनरल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस थ्योरी का नाम था जनरल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इट मींस एक स्पेशल फ्लो भी होगा. ठीक है, स्पेशल फ्लो की बात अभी हम करेंगे आगे, अगर हमें टाइम मिला इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सॉरी, तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी जो जनरल फ्लो इन्होंने दिया था वही इसका बेस तैयार करता है सेंट्रल डॉगमा का. ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 2 स्टेप में ये प्रोसेस पूरी हो रही है सेंट्रल डॉगमा की. सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी इसको कई बार कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से जो हो रहा है इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, हिंदी में इसे हम कह देते हैं अनुलेखन और इंग्लिश में इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए से फिर बाद में प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन या अनुवादन. ठीक है, डीएनए से डीएनए का ही बनना, ठीक है, ये प्रोसेस कही जाती है, इसको हम कह देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों है? अगर मैं पहले इस प्रोसेस की बात करूं, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं, तो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट और इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है. ठीक है, तो सेल डिवीज़न जब हम देखते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होता है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड्स होता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम. यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है. ठीक है, और क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है बेसिकली कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न में. अगर आप लोगों ने सेल साइकिल क्लास 11th में पढ़ी है तो वहाँ पर इंटरफेज स्टेज में एक एस फेज आता है. एस सब फेज, जिसको हम संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है. डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो डीएनए हेलिकेज एंजाइम से जो है अलग अलग होता है और फिर टेम्पलेट में जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो सेगमेंट है वो जुड़ता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो हेलिक्स जो है वो आइडेंटिकल रूप में फॉर्म होता है वहाँ पर. और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए. ठीक है, सेल की रिपेयर के लिए, और आपको पता ही है कि जनन के लिए तो आवश्यक है ही है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन एक बहुत वाइटल जो है वो स्टेज है. क्लियर हो गया? इसके बाद हम एक और प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन. इसको मैं अनुलेखन भी कह रहा हूँ. तो क्या होता है,
अब ये जो दो प्रोसेसेस हैं, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक्स में ये दोनों की दोनों प्रोसेस कहाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है, तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं साइटोप्लाज्म में होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ट्रांसक्रिप्शन होगी न्यूक्लियस के अंदर, और बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होगा तो वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में होगी प्रोसेस और ये होगी सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेसेस होंगी ये साइमल्टेनियसली होंगी। ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन फिर ट्रांसलेशन होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये जो है ये प्रोसेस जो है साथ साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, इनका उसके क्रम के बारे में पता वहाँ पर नहीं चलता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। ठीक है, तो अगर आपको DNA का, अगर मैं टेम्पलेट की बात करूँ तो अगर ये एक DNA का टेम्पलेट है, इससे जो है आपको पता है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, हमें सिंगल स्टैंडर्ड mRNA का फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें आपको पता है कि इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन बेसिस जो हैं इसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो ये टेम्पलेट DNA का जो स्ट्रैंड है ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्ट होता है और यहाँ पर क्या होगा, उसी हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये जो आपका जो हेलिक्स है इसका निर्माण होगा, और यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन बेसिस लगे हैं वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा सिंगल स्ट्रैंड जो है mRNA तैयार होगा। क्लियर हो गया। अब ये जो mRNA यहाँ पर तैयार होगा बेसिकली इसमें और जो DS जो हमारा जो DNA का जो स्ट्रैंड है इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हमने अभी कहा कि ये डबल स्ट्रैंड होगा और ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, थायमीन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो मैसेंजर RNA का जो फ्रेगमेंट बना हुआ है यहाँ पर कुछ फैक्टर्स काम कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। अगर ये मालूम चलेगा कि हमें इस वाले उस पर काम करना है तो यहाँ पर जो है RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, यानी कि DNA से जो mRNA का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो कि DNA डिपेंडेंट होता है वो यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, इसको हम सिग्मा फैक्टर भी कई बार कह देते हैं, और यहाँ पर जो इस प्रोसेस का इनिशिएशन होता है इसको बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, अगली प्रोसेस फिर हमारी होती है जहाँ पर ये जो आपका जो हमारे जो डिज़ायर्ड सेगमेंट है वो आगे को जा रहा है, इसको हम कह देते हैं इलॉन्गेशन। ठीक है, और इसके बाद जो है ये प्रोसेस जहाँ पर एंड होती है उसको हम कह देते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, और हमारा एक mRNA का जो है स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियस से ये बाहर निकलता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है इसमें कैपिंग और टेलिंग होती है, इसके बारे में जब हमने mRNA पढ़ा था वहाँ पर डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। और ये जो फ्रेगमेंट है जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में पहुँचता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपको पता है कि वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और वो दो प्रकार की होती हैं। हमने कहा है कि एक होती है जिसको हम कह देते हैं रफ ER, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ ER। रफ ER इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर से जो है कुछ स्ट्रक्चर जो है तो होते हैं उसकी जो आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें लगे हुए होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम आपको पता है कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, और वहाँ पर जो है क्या होता है कि ये जो mRNA होता है ये किसी राइबोसोम को, आपको पता है कि जो उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक को हम लार्ज और एक को हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। यहाँ पर ये mRNA क्या करता है, ये बाइंड करता है। ठीक है, ये mRNA का जो भी फ्रेगमेंट है ये यहाँ पर बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएशन यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ पर एक स्टार्ट कोडॉन यानी कि तीन ट्रिपलेट के फॉर्म में जो कोडॉन यहाँ पर क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो अटैच करेगा वो 5 और जो 5 प्राइम एंड है वो यहाँ पर जो है इसे अटैच करेगा। अब हम जो mRNA का फ्रेगमेंट है वो उसका कौन सा सिरा 5 प्राइम है और कौन सा 3 प्राइम है, ये कैसे मालूम चलेगा, हमें हमेशा ये पता होगा कि अगर ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एंड जो 5 प्राइम एंड है ये मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको जो है ग्वानिन से किया जाता है, इसका मिथाइलेशन किया जाता है, और जो 3 प्राइम एंड है उसको पहचानने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉली ए टेल होती है। ठीक है, ये मिथाइलेशन क्यों किया जाता है बेसिकली, ताकि यहाँ पर जो है म्यूटेशन जो है
ना हो पाए उस तरीके से, और ये जो फ्रेगमेंट है फिर बाद में जाकर के बाइंड करता है राइबोसोम से, राइबोसोम की जो आपकी जो सब यूनिट्स हैं वहाँ पर। और आपको पता है कि यहाँ से जो इसका जो इनिशिएशन होता है वो जो है स्टार्ट कोडॉन के द्वारा होता है, और वो होता है AUG। ठीक है, AUG को हम स्टार्ट कोडॉन भी कह देते हैं। और वैसे ये जो है ये METH मिथायोनाइन जो आपका बेसिकली एक अमीनो एसिड है उसको भी ये कोड करता है। AUG टाइप में आपका जो है ट्रिपलेट कोडॉन है। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो एंड करेगा वहाँ पर जो है स्टॉप कोडॉन जो होता है वो काम करते हैं। आपको पता है कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAG, UGA और UAA। ये 3 स्टॉप कोडॉन जो होते हैं इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि आपने जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था tRNA का, ट्रांसफ़र RNA का, तो हमने देखा था कि उसका जो एंटीकोडॉन लूप होता है वो क्या करता है, यहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है रीड करता है और उसके हिसाब से अमीनो एसिड फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ से अमीनो एसिड जो है फॉर्म होते हैं और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं सेंट्रल डॉग्मा।